चलो कल कहाँ तक पहुंचे थे भाई? हाँ क्वेश्चन किए थे ना हमने। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था? एप्लीकेशन में पहला पार्ट करा दिया था ना। हाँ हाँ हाँ, टू फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसका हमने तरीका भी बताया था तुम्हें, बोलो याद है? उसका तरीका बताया था। हमने कहा था कि पहले ये देख लो कहाँ तक एबनॉर्मल चेंज नहीं आ रहा है। इधर सुनो इधर भाई, जहाँ एकदम चेंज आ जाए, एकदम से एबनॉर्मल चेंज आ जाए, समझ लो उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सही है। मैंने एक एग्जांपल फिर से लिख दूं, जैसे मान लो 20 दे रखी है, 35, 45, और एकदम से 4500 हो जाए, एकदम से आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाए? 4500। तो समझ लेना कि इसके बाद क्या आ गई है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद क्या आ जाएगी? स्टेबल। बात है नहीं यार बिल्कुल, अब बिल्कुल श्योर नहीं, इधर देखो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आने का मतलब ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके बाद क्या आ गई है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अरे बोलो यार, बोलो तो बोलो, अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो बोलो क्या आंसर आएगा इसका? सब लोग बताओ यार। ये नहीं आया, मोनिस नहीं आया, एक एक करके आ रहा हो क्या? क्लास की टाइमिंग सबको पता है ना, कितने बजे होती है? 12 बजे ना। आ जाया करो, आ जाया करो, सही है। हाँ, बाद में ये कहोगे सर इस चैप्टर के क्वेश्चन आपने कम करवाए। चैप्टर तो पूरा कराया, क्वेश्चन कम कराए, क्या करेंगे? मजबूरी हो जाएगी ना फिर तो। अगर आधा पौन घंटा पढ़ाने को मिलेगा तो जितना पढ़ाने को मिलेगा उतना ही क्वेश्चन कराएंगे। सही है, तो टाइम पे आया करो ताकि हम भी टाइम पे आए। हम तो आ ही जाते, तुम्हारी वजह से रुके रहते, तुम्हारी मोहब्बत में कि कोई रह ना जाए। सही है भाई, तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, पहली एप्लीकेशन। आओ दूसरी एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी? मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर। सही है भाई। अब हमने तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा दी, कॉन्सेप्ट तो पूरा हमने तुम्हें पढ़ा दिया, और आयनाइजेशन एनर्जी हमने सबके लिए निकाली। हमने मेटल के लिए भी निकाली, मेटलॉइड के लिए भी निकाली, और नॉन मेटल की, छोड़ा किसी को नहीं, भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली तुमसे पूछें कि यार आयनाइजेशन एनर्जी मेनली प्रॉपर्टी किसकी है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल की। आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन किसके लिए मेनली करते हैं हम? मेनली। इलेक्ट्रॉन तो सबसे निकलेगा, अरे इलेक्ट्रॉन तो इनर्ट गैस से भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो इनर्ट गैस से भी निकलेगा, और हमने उसके पढ़ा भी है, उसके लिए हमने पढ़ा भी है। लेकिन अगर हम कहें मेनली प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल की, तो ये मेटेलिक करेक्टर बताइए आयनाइजेशन एनर्जी। सही है। आयनाइजेशन एनर्जी किसके बारे में जानकारी देगी? मेटेलिक करेक्टर के बारे में। अब हम ये देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी किसी की कितनी है मेटल की, और उसके हिसाब से हम मेटल का अंदाजा लगाएंगे, मेटल का अंदाजा। अब मान लो किसी की आयनाइजेशन एनर्जी कम है किसी मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो हम कहेंगे उसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है। मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, क्यों? वजह क्या है भाई? हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, मेटल में से हमें क्या निकालना है? मेटेलिक करेक्टर किससे पता चलता है? कौन मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देते, कौन मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देते। जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा उतनी जल्दी वो बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड कौन सा बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। मेटल्स जनरली कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। और फर्स्ट और सेकंड डे के मेटल तो स्ट्रिक्टली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव भी हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, और उतना ज्यादा उसके अंदर मेटेलिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यानी हमारी तरफ से कम इनपुट देने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इससे अच्छी क्या बात है? इससे अच्छी क्या बात है भाई? मान के चलो तुम कपड़े लेने गए, कपड़े लेने गए किसी भी मॉल में चले गए, अब तुम्हारे सामने 3 अलग अलग रेट है, 3 अलग अलग रेट की मान लो शर्ट है। सही है, अलग अलग रेट है। लेकिन मैं पहले तुम्हें एक ये बात बता दी मैंने कि यार इन तीनों का कपड़ा सेम है इन तीनों का कपड़ा, हाँ अब ब्रांड के नाम नहीं बता रहे, नहीं तो फिर तो जमीन 19-20 का। सही है। हाँ, एक एडिडास है, एक ये भी बास हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। सही है। हाँ, बात समझ में आ रही है? अजीत दास। सही है या सैमसंग की जगह शमसुद्दीन लिख जाए तो फिर वो फिर जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। खैर मैं तुमसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तीनों का कपड़ा सेम है, फैब्रिक सेम है, डिजाइन सेम है, रेट अलग अलग है, रेट अलग अलग है। तो मुझे बताओ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा?
तुम कौन सी शर्ट को खरीदना पसंद करोगे? यार जो सबसे सस्ती होगी, तुम्हारे लिए तो वही बढ़िया है ना। अरे जो सबसे सस्ती होगी उसे खरीद लोगे, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम ही है, कपड़ा सेम, डिजाइन सेम, कलर सेम। अरे बोलो यार, सही है ना। महिलाएं तो पता ही कपड़े वपड़े खरीदती है ना। हाँ, सेम डिजाइन दिखाइए, सेम कलर, नहीं सस्ते में थोड़ा। तो वही अब यहाँ मामला इस तरीके से, तुमने जो सबसे सस्ती थी वो खरीद ली, अब तुम्हारे लिए सबसे अच्छी वही हो गई, क्योंकि वो सबसे, ऐसे ही मेटल का है, मेटल वो सबसे अच्छा है जिसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी देने पर निकल जाए। सबसे कम एनर्जी देने पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हमारा फायदा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रॉन तो निकलवाना है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो निकलवाना है। अब जितनी जल्दी निकल जाए, जितनी आसानी से निकल जाए, जितनी कम एनर्जी देने पर निकल जाए, उतना बढ़िया है। तो हम कहेंगे कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सीधी सी बात है यहाँ तो, मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। बस इसमें तो इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, सही है। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि मैंने ये लिख दिया हेलिना ने की रब से फरियाद, ये, और मैं तुमसे कहूं इसमें मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ मुझे, इसमें सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा? सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा भाई? तो तुम्हें मालूम है कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर फर्स्ट है और सेकंड है, 6, 7, 8, इनमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, और अगर डिक्रीज करेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो सबसे अच्छा मेटल होगा वो कौन सा होगा? और इसीलिए हम इसका यूज भी करते हैं, बता चुके हैं, सही है ना। इसको हम तुम बता भी चुके हैं, जो सोलर पैनल होते हैं उसमें कौन सा मेटल यूज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगी, जितनी आसानी से निकलेगा उतनी कम एनर्जी में काम हो जाएगा। ये लो, तो भैया ये ऑर्डर किसका आ गया? मेटेलिक कैरेक्टर। आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है, लिख लो इसे, लिखो। तीसरा है भाई रिएक्टिविटी। सुनो भाई, ये पिछले वाले से रिलेटेड है, पिछले वाले से, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो फिर रिएक्टिविटी भी, सही है ना। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बोलो मेटल का काम क्या है? मेटल दानी होते हैं, दानी, इलेक्ट्रॉन को, हाँ इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को दे दो, और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है आयनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो देखो समझो, फिर से वही बात आनी है कि भाई अगर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो रिएक्टिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगी तो बोलो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यार पिछले वाले से ही रिलेटेड है ये, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी, बोल नहीं रहा यार, रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। यानी रिएक्टिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी में भी कैसा रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, सही है ना। देखो अपने प्यारे लिथियम, सही है, सही है भाई। अब अगर तुम इन सब की रिएक्शन अगर कोल्ड वाटर से करा दो, ठंडे पानी से, अगर ठंडे पानी से कराओगे तो ये तो आराम से हो जाएगी रिएक्शन, पहली वाली तो आराम से होगी, मॉडरेट रिएक्शन होगी। दूसरी वाली रिएक्शन ये विग्रस होगी, विग्रस समझ रहे हो, बहुत तेज, अंदर तूफान सा आता हुआ दिखता होगा तुम्हें रिएक्शन, सही है। पहली वाली तो आसानी से हो जाएगी लिथियम की, लेकिन ये विग्रस, और उसके बाद वाली तो भैया एक्सप्लोसिव होगी, सीधे एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोसिव, धमाका। बात समझ में आ रही है? और ठंडे पानी में डालने के बाद ये हाल है।
अगर तुमने नॉर्मल पानी ले लिया तो इसी में धमाका हो जाएगा, सोडियम में ही धमाका हो जाएगा, और अगर गर्म पानी ले लिया तो लिथियम में भी धमाका हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठंडे पानी से रिएक्शन थोड़ी ठंडी होती है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और कोल्ड वाटर में भी तुम देखो रुबिडियम और सीजियम एक्सप्लोसिव है, तो रिएक्टिविटी का अंदाजा लगा लो। तो डाउन द ग्रुप तुम जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी, तो रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी का मैंने तुम्हें तरीका भी बता दिया, देख रहे हो, अंदाजा लगा लो, यहाँ से अंदाजा लगा लो। एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो रही है रुबिडियम और सीजियम के साथ, सोडियम पोटेशियम विग्रस, और लिथियम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, सही है, थोड़ा ठंडे दिमाग का है लिथियम, क्योंकि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दूसरे, सबसे ज्यादा नहीं, इन कंपैरिजन टू दूसरे फर्स्ट के जो एलिमेंट है, सही है भाई। हाँ, ये मत कहना सबसे ज्यादा होगी। चलो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे अच्छा मेटल सीजियम, सही है, लिख लो लिख लो। इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है खत्म। तो हमें जो 4 प्रॉपर्टी पढ़नी थी, 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसमें से दो खत्म हो गई हैं। सबसे जो लेंथी टॉपिक था वो आयनाइजेशन एनर्जी ही था। अब 2 टॉपिक रह गए, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं। दिन क्या है आज? आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 क्लासें, हो जाएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बता देना कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ाएंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो कहोगे वो पढ़ाएंगे। रिडॉक्स भी पढ़ा देंगे। फिर रिडॉक्स तक जाते जाते तुम्हारा सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई सा भी चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ाएंगे। जिस दिन ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो फिर उसको खत्म करके इधम लेंगे। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक को बीच में रोक नहीं सकते। हाँ, पेज नंबर बता दूं मैं, 94 का पहला ही क्वेश्चन है, देखो। चलो, ये ऑप्शन है। जिसके पास मॉड्यूल है वो क्वेश्चन ना लिखे, जिसके पास नहीं है वो लिख लें। बताओ आंसर क्या होगा इसका? सेकंड आंसर है, सेकंड। और बताओ, सेकंड होगा इसका आंसर। अमीर बताओ कुछ। सेकंड, पहला क्यों नहीं होगा यार? पहले में क्या दिक्कत है? करेक्टर कहां से आ गया यार? आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, बताओ। हाँ भैया बताओ आंसर क्या होगा इसका? पहला लग रहा है, तुम बताओ भाई। आयनाइजेशन एनर्जी पूरी पढ़ी है? ये भी पूरी नहीं पढ़ी है? हाँ भाई बताओ कौन सा आंसर होगा? सेकंड आंसर होगा। पहला क्यों नहीं होगा? हाँ नहीं, पहले में क्या दिक्कत आ रही है? पहला सीधा लिखा है उल्टा लिखा है? पहला उल्टा लिखा है। हाँ भाई बहुत लेट आई हूँ। कौन सा आंसर होगा? सेकंड। सेकंड ही है सोनी भैया, सबका सेकंड आ रहा है, सबका आंसर सेकंड आ रहा है ना। पहले में तो उल्टा लिखा है, पहला तो आंसर उल्टा दे रखा है, सही है। सबसे ज्यादा इसमें किसकी होगी? लिथियम की, फिर सोडियम, फिर। और बोलो ये डाउन द ग्रुप का ही तो खेल चल रहा है। इसमें तुम देखो डाउन द ग्रुप है, और हमने बताया फर्स्ट डे और सेकंड डे में डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बिना किसी एक्सेप्शन के। तो बोलो यही आंसर सही है। थर्ड में चेक करो, थर्ड में क्या दिक्कत आ रही है? थर्ड में ऑर्डर क्या होगा बताओ? उल्टा लिखा है ना? हाँ उल्टा लिखा हुआ है, वेरी गुड। बोलो फोर्थ में, फोर्थ में बताओ। कार्बन, सिलिकॉन, फिर सही है। इसमें लास्ट में चेंज आता है, लास्ट में। इसके बाद बताओ कौन आएगा? चलो बताओ जल्दी।
किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, फोर्थ ग्रुप की, कौन आएगा? लेड, वेरी गुड। फिर बोलो यहां पर क्या लग जाता है? बहुत सही। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे भाई, ऑर्डर ही पूछता है। अब अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल मैं बोल रहा हूं तुम सुनना, लिखने में बहुत समय लगेगा। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नियोन इज मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आर्गन। बोलो ये स्टेटमेंट सही है गलत? फुजैल, स्टेटमेंट सही है गलत है? ये सही है स्टेटमेंट? बोलो ये स्टेटमेंट सही है? बोलो डाउन द ग्रुप जाओगे इनर्ट गैस में तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, तो सही तो लिखा है, नियोन की ज्यादा हो जाएगी। देन दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरियम। बोलो क्या ये बात सही है गलत है? बोलो बात सही है गलत है? सही है भाई, डाउन द ग्रुप गई तो कैसे? अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इतना ही फर्क है बस, दूसरा निकाल लो। अभी तक 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो तो इसकी तो आयना, तीसरा निकालो, चौथा निकालो, तो इससे तो ज्यादा होना ही होना, सही है, क्योंकि ये नीचे आएगा इसके। अगला देखो, अगली स्टेटमेंट, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम। बोलो क्या ये बात सही है या गलत है? बोलो बोलो यार, पोटेशियम और कैल्शियम में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? किसकी? कैल्शियम की। क्यों? बोलो सेम पीरियड के हैं, अलोंग द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, सही है। इसके साथ थोड़ा मसला और है, वो ये है कि ये फुलफिल्ड सबशेल है, सबशेल यहाँ पर फुलफिल्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैसे भी ज्यादा होगी। बोलो तीनों स्टेटमेंट सही है? चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, कौन सा लगा दें? ऑल ऑफ दीज, सही है। कौन सा आंसर लगा दें भाई? ऑल ऑफ दीज। अब देखो इसके बाद 34 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 34। चलो इसका आई सेकंड का ऑर्डर लिख के दिखाओ मुझे जल्दी से, हाँ जल्दी से इसका ऑर्डर लिख के दिखाओ। सब लिखवाया मैंने, जल्दी से बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो जल्दी से, लिखो, क्वेश्चन कर लो भाई, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है आयनाइजेशन एनर्जी की। इस पे निशान मत लगाओ, दोबारा कभी मन होगा करने का तो फिर वही। सॉल्व करो जल्दी जल्दी, सबके पास है ना सवाल? मैंने लिख दिया है वहां, I2 का ऑर्डर बताना है मुझे, जल्दी से बताओ। मोनिस आंसर निकाल जल्दी से, करो, एक रफ कॉपी ले लिया करो। हैं सबसे ज्यादा टाइटेनियम, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट का भी नहीं है, ये फर्स्ट का भी नहीं है, ये एकदम बकवास है। ऐसी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। सबसे ज्यादा क्रोमियम, फिर वेनेडियम, फिर सही है। ऐसा ऑप्शन चौथा है यहाँ पे, ऐसा यहाँ चौथा ऑप्शन है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें 3D सीरीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो वो लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? कुछ नहीं लगाएंगे, याद करने के लिए बता दिया था सर, हमेशा बढ़ेगी, अलोंग द पीरियड जाओगे बढ़ेगी, बस टी कॉफी के बाद, सही है, बस वहां पर आ गया था मामला थोड़ा। लेकिन सेकंड आयनाइजेशन और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, भैया इसको किससे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो चलेगा सीधा सीधा, लेकिन जहां पर हाफ फील्ड वाला केस आ जाएगा उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो तुम इन सब की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचे वो जरा मुझे लिखकर दिखाओ सब लोग। खाली 3D लिख लो, 3D लिख लो, खाली एस लिखने की जरूरत नहीं। तुम तो ये लिख लो इन चारों के 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, सही है। वो वाली नहीं लिखना, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली, एक निकलने के बाद लिखा भैया।
एक निकलने के बाद। सही है? तो सबसे ज्यादा क्रोमियम की आई है ना? हाँ तो सही है फिर। भैया ये 4s2 3d2 होता है ना, तो बोलो अब ये क्या हो जाएगा 4s1 3d, पहले इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा एस से। वेरी गुड। यहां क्या हो जाएगा भैया? यहां क्या रह जाएगा भैया? एस में तो जीरो, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो निकल चुका है, तो अब यहां क्या बचा 3d5, और यहां 4s1 3d5। ठीक है भाई। अब देखो कॉन्सेप्ट तो यही है, अलोंग द पीरियड जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन यहां पर केस किसका आ गया भैया? हाफ फील्ड। ये हाफ फील्ड है, कहना सर ये भी तो हाफ फील्ड है। अरे भैया यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एस में भी है, आसानी से निकल जाएगा। जब ये एस वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, तो बोलो यहां सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? फिर ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। सही है भैया? अरे कर लोगे ना? बोल नहीं रहे? आओ अगला सवाल देखो। चलो ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, इसे समझो। मैं सवाल पूरा लिख देता हूँ है बहुत आसान सवाल है। कह रहे हैं द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल IE1, भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, मर्जी उसकी किसी में भी दे, ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन रिस्पेक्टिवली आर। तो अब यार हमें वैल्यू तो याद नहीं है, वैल्यू तो सर ने याद ही नहीं कराई है, आंसर कैसे थे? ऐसे हम बताते नहीं हैं, हम एग्जैक्ट ही बताते हैं, कहना सबको जो भी बताते हैं ना, ऐसे हमारी आदत नहीं है गलत बताने की। क्यों भाई हिमांशु, क्या आंसर है इसका? फोर्थ। जमन बता क्या आंसर होगा? फोर्थ। फोर्थ क्यों होगा इसका, ऐसा क्या है फोर्थ में? जो सब बोल रहे हैं वो मत बोलो। दक्ष आंसर बताओ। सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। सही है, वहां लिखाऊंगा जो मानना हो मान लेना, दोनों भर दिए मैंने। एक ही आंसर होगा, दो कैसे हो जाएंगे भाई? फोर्थ सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? बताओ भाई, शिफा बताओ क्या आंसर होगा? फोर्थ होगा, उसकी वजह किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरोन से। बोलो क्या ये बात सही है? हाँ, बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है। हमें नीचे वैल्यू क्या दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं है ना, याद करना है वैल्यू। किस किस की याद करोगे? कितने एलिमेंट की याद करोगे बताओ? कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। पहले I1 याद कर रहे हैं, फिर I2 याद कर रहे हैं, तो पूरे साल आई ही याद कर दी। याद उद कुछ नहीं करना है। बोलो बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरोन से। तनवे दो वजह बताओ बेरिलियम की क्यों ज्यादा होगी बोरोन से, दो वजह आए। फुलफिल्ड सब शेल किसमें? बेरिलियम में। दूसरा, अच्छा हाँ वो एक जो था ना पेनिट्रेशन पावर, भैया किसकी ज्यादा? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। सही है ना? तो इन दो के कारण आयनाइजेशन एनर्जी, अरे बातें नहीं, इन दो के कारण आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी भाई? बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी देन बोरोन। अब कोई ऐसा ऑप्शन चूज करो जहां पर बेरिलियम की ज्यादा हो, बोरोन की कम हो, तो कौन सा ऑप्शन है? पहले में दोनों बराबर, इसमें कम ज्यादा, इसमें दोनों बराबर, भैया यही है। बोलो कर लोगे ना? जब वहां ये सोचोगे मैंने तो वैल्यू याद नहीं करी थी, अब कैसे आंसर दूं? सही है, तो कॉमन सेंस लगेगा बस। ठीक, जो एलिमेंट दे रखे उसमें ये पता कर लो किसकी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसके बाद ऑप्शन देख लो अपने हिसाब से। कर लोगे ना इस तरीके सवाल? देखो ये कह रहे हैं एक सवाल, ये 39 क्वेश्चन, 39 है नहीं अनुराग तुम्हारे पास मॉड्यूल? रूम पे रखा है? सही, ले आया करो यार।
कह रहे हैं नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट वो खुद कह रहे हैं सही है। हाँ उधर बैठ जाओ ना, सही है। बातें करते टाइम तो तुम्हें बड़ी दोस्ती आती है, तुम लोगों में इतना प्यार है जब तुम्हें बातें करना होती है, काम के टाइम पे तुम्हारा प्यार नहीं दिखेगा। ये नहीं साथ में बैठ जाओ। अब रीजन पूछ रहे हैं, रीजन सुनो भाई इधर। पहला रीजन कह रहा है ऑफ ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। क्या इस वजह से? क्या इस वजह से? थर्ड वाला होगा। सुनो 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 सुनो, मैं लिख देता हूं। ये बात लिखी हुई है, कह रहे हैं नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, और वो उसका रीजन पूछ रहे हैं, और उसमें पहला रीजन दिया है ऑफ ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस। फैजान ये बात सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट, ये कारण सही है या गलत है नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का? ये कारण बताओ पहले तो मुझे, क्या ये कारण सही है? गलत है? क्यों क्यों गलत है? बताओ इसमें क्या गलत है? क्या गलत लिखा अर्सला? बताओ, समझाओ स्टेटमेंट को, समझाओ क्या गलत है, बताओ मुझे। उमामा बताओ क्या गलत बात है। देखो दो चीजें हैं, एक तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बात सही है या गलत है, और दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ ये कारण सही है या गलत है। सही है, बात सही है, बात सही है, बात सही है क्या? अरे बात भी गलत है, सुधर जाओ। ऑक्सीजन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अलोंग द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो ऑक्सीजन में ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई नहीं आई? चलो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ऑफ द साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम बीइंग स्मॉलर। बोलो क्या ये बात सही है? क्या नाइट्रोजन का साइज कम होगा? अरे नाइट्रोजन का साइज कम होगा क्या ऑक्सीजन से? किसका साइज ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का कम नहीं ज्यादा होगा। अलोंग द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव, तो साइज, बात समझ में आई? लेकिन उधर न्यून खाली किसको छोड़ दो? अरे इनर्ट गैस को छोड़ दो, वहां वंडरवॉल रेडियस है। तीसरा आंसर तुम्हें सबको ही पता है, द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल पजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बोलो यही आंसर है। हम तो चारों ऑप्शन को बस तुम्हें समझा रहे थे, आंसर तो यही होगा भैया। इसी यही तो कारण बताया कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। चौथा कह रहे हैं ऑफ ग्रेटर पेनिट्रेशन इफेक्ट। बोलो पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा इस कारण। बोलो, रुक जाओ पहले बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? फोर्थ वाली स्टेटमेंट अपने आप में सही है या गलत है? कारण नहीं पूछ रहे हैं कि ये कारण है या नहीं, तुम्हें जो आंसर बताना है वो कारण बताना है, रीजन। हम तो ये पूछ रहे हैं ये चौथी स्टेटमेंट सही है या गलत है लिखी हुई, तो सही करो, तो इसको सही करो इस स्टेटमेंट को। कह रहा मैं तो सोच रहा था आयनाइजेशन हाफ फील्ड बता के निकल जाऊंगा, यहां तो फंसा रहे। सही करो। अरे दोनों की पेनिट्रेशन पावर सेम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम दोनों? नाइट्रोजन की भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा और ऑक्सीजन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो पेनिट्रेशन पावर तो सेम हो गई। पेनिट्रेशन पावर तो अगर अलग अलग होते, एस और पी होते, तब बात आती। और तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो? क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, आंसर निकल बता के मत निकलो, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। ये जो इस तरीके के सवाल होते हैं ना जिसमें रीजनिंग होती है, सबसे कठिन वही है, रीजनिंग वाला। तो जब तुम सॉल्व कर रहे हो, अभी देखो जब वहां मौका वारदात पे आए, खट से तीसरा ही दिखना चाहिए, दो और दिखना ही नहीं चाहिए, हाफ फील्ड है निकालो। लेकिन जब यहां सॉल्व कर रहे हो तो एनालिसिस करो ऑप्शंस का, रीजन वाले क्वेश्चन का एनालिसिस किया करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो रीजन वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले, वैसे तो ऑर्डर लिख ही रहे हो, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करे जा रहे हो, न्यूमेरिकल में वैल्यू निकाले जा रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो मजा आएगा वो रीजनिंग में आएगा। पहले तो अपना आंसर सिलेक्ट करो कि ये मेरा आंसर सही है, तो बाकी तीन स्टेटमेंट गलत है तो सही क्या है फिर? अगर स्टेटमेंट तीसरी बाकी गलत है, वो कह रहा है कि ग्रेटर पेनिट्रेशन इफेक्ट है, तो तुम कह रहे हो ये स्टेटमेंट गलत है, तो भाई सही क्या है? बराबर है। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बराबर या ज्यादा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन दोनों में पी में जा रहा है तो बराबर ही तो होगा। अरे भारी बातें होने लगी क्या? ऊपर से जाने लगी, ऊपर से जा रही है क्या?
हाँ हाँ, ये बात तुमने सही कही। कहाँ थे अब तक? अब तक कहाँ थे तुम? चलो ये सवाल लिख लेना, ये सवाल मैं भी पूरा लिख रहा हूं, तुम भी लिख लेना। बोलो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है ये? पूछना क्या चाह रहा है? मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूछना चाह रहा है? नहीं, बोलो, यही तो पूछना चाह रहा है ये। चलो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं यहां। चलें भैया, आंसर बताएं, आंसर बताएं आप लोग। सेकंड सबका? वजह, वजह क्या है भैया? सही है, नाम भी बता दो, इतना सब हो गया खर्चा। कौन है ये? अरे ये कौन है भैया? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, सेकंड है ना? बोलो, अरे बोलो, अब बताओ। अब भी सेकंड, हाफ फील्ड, सही है ना? अरे सुधर जाओ, सुधर सुधर जाओ। हाफ, वेरी गुड। देखो उमामा ने एग्जैक्ट वही बताया जो बोलना चाहिए था, सही है, कम शब्दों में। भैया हाफ फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी अपने से जस्ट आगे वाले से ज्यादा होगी, उससे आगे वाले से ज्यादा नहीं होगी, उससे आगे वाले से ज्यादा। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन से ज्यादा। तो बोलो ये लास्ट वाला अब क्या लिख दिया मैंने? फ्लोरीन। भावनाओं में मत बह जाना, पहले देख लेना, पहले ऑप्शन देख लेना ढंग से। भावनाओं में बह के हाफ फील्ड देखा, लगाया, चले गए। भैया ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है। और बोलोगे नहीं? ये फ्लोरीन है। ये क्या है भैया? ये कार्बन, ये दो बार कार्बन। कौन है भैया ये? हाँ सही है, कोई बात नहीं। ऑर्डर बताओ जल्दी से। बोलो, कर लोगे ना सवाल? ठीक, सही है। लिख लो इस सवाल को, इसको लिख लो, कॉपी में लिखो, इस सवाल को कॉपी में लिखो। तो इसमें साइड इफेक्टिव ही रीजन है। हाफ फील्ड तो अपने से जस्ट आगे से ज्यादा है ना, उससे आगे जाओगे तो फिर जेड इफेक्टिव लगाओगे अलॉन्ग द पीरियड में। हाँ हाँ, वही पूरा जेड इफेक्टिव का खेल है। पूरा चैप्टर भैया जेड इफेक्टिव पे ही चल रहा है, देख रहा हो तुम? पूरा चैप्टर इसी पे ही चल रहा है। डाउट है? पहली बार डाउट आया किसी को? अच्छा हाँ, तुम पढ़ने में वीक हो। इन सबसे शिक्षा हासिल लो, एक भी डाउट नहीं आता इन्हें, सारे सवाल लग जाते हैं इनके। सही है भाई, सही है। आगे करें। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इतने तेज बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इनको एक भी डाउट नहीं आता है। एक बार पढ़ाता हूँ मैं, सब कर लेते हैं, कभी मेरे पास डाउट पूछने नहीं आते। बहुत तेज बच्चे हैं, बहुत अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने तेज बच्चों को पढ़ाने का मुझे जीवन में मौका मिला। 31 बता दें? अरे एकदम से ये मेरा सौभाग्य खराब हो गया क्या? डाउट आ गया। चलो भाई ने सवाल पूछा है, आओ देखो। 31 पूछा है। अब इस टाइप का सवाल मैंने अभी तो कराया, एक करा दिया, बाकी तुम करो यार। चलो ये दे रखे हैं एलिमेंट। अब ये कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सही है। अब ये कह रहा है हाँ, थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ +2, यानी +2 में ये स्टेबल हो जाए। +2 में क्या हो जाए? +2 में स्टेबल का मतलब यह है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकले। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सुन लो, वैसे तो रेडॉक्स पढ़ोगे तुम, वहां सारी चीजें आएंगी। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है किसी भी मेटल का, तो बोलो ये +2 आया कैसे होगा? उसके ऊपर जो चार्ज +2 है ये आया कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। और वो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये स्टेबल हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत हो, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। तो कुल मिला के ये तुमसे इनडायरेक्टली IE3 का ऑर्डर पूछ रहा है, क्योंकि अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसमें अगर दिक्कत हो रही है इसका मतलब वो +2 में स्टेबल है, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाह रहा है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
अगर कोई +2 में स्टेबल है, इसका मतलब बीच में मामला फंस रहा है, तीसरे में नहीं जाना चाह रहा है, इसका मतलब या तो D5 है या D10 है, तभी तो नहीं जाना चाह रहा है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया उसने। बोलो, तो अब यहाँ तुम I3 का ऑर्डर निकालो, निकालो जल्दी से। मैक्सिमम मैंगनीज होगी, भाई ने सही कहा। आयरन कौन बोल रहा है भैया? चलो चलो देखें जरा, सबके पास क्वेश्चन है ना 31 आंसर बताओ इसमें देख के। सबसे ज्यादा, फिर बताते जाओ बताते जाओ, देखें जरा। बताओ बताओ जल्दी सब लोग। अरे बनाओ भी तो उसे, लिखो भी तो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लो एक बार, उसके बाद ऑर्डर बनाओ। फैजान आंसर क्या होगा? कुल मिला के यार 31 से लेके 43 तक क्वेश्चन है, 12 ही क्वेश्चन है। बोलो आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। बताओ भाई, ये सीधे सीधे अरेंज है नहीं है? बोलो सीधे सीधे अरेंज है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कहां पर चेंज आना है? बोलो यहां से जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये 3D4 हो गया, ये 3D, ये क्या रह गया? 3D6 रह जाएगा ये। अब बता लो ऑर्डर, बताओ बताओ। बताओ आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा मैंगनीज, फिर आयरन का कैसे? बताओ बताओ आंसर बताओ। तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन चेक करके बताओ ऑप्शन। ये मैंने किसका मॉड्यूल लिया हुआ है? फैजान तुम्हारा मॉड्यूल है ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए, इसमें गोला किसका लगा हुआ है? हीरा। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन पे गोला लगा हुआ है। आंसर बताओ जल्दी। सेकंड है? सेकंड कैसे हो जाएगा? सेकंड कैसे हो जाएगा भैया? क्यों भूल जा रहा है? अभी इसने, उमामा ने आंसर एक सही बताया, अगला गलत बता रही है। भैया अपने से जस्ट आगे वाले से ही तो ज्यादा होगी, उससे आगे वाले से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। पहले क्या आएगा? कोबाल्ट, फिर आयरन। बोलो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन सही है। मॉड्यूल है सबके पास, इसका आंसर चेक करो, जिसके पास है इसका आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। गलत है, सही है, गलत दे रखा है आंसर, फोर्थ होगा इसका। ठीक है भाई, आंसर की में ये गलत दे रखा है, इसका आंसर होगा फोर्थ। आंसर बताओ इसका फर्स्ट। और लोग बताओ भाई, इधर हैदर बताओ बेटा आंसर इसका बताओ। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चल रहा है। सचिन बताओ, इसमें कुछ इतना कठिन थोड़ी है। दक्ष बताओ बेटे, हैं फर्स्ट वाला है, सबका फर्स्ट आ रहा है। हाँ भाई कुछ आ रहा है आंसर, अभी समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा 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 अभी नहीं आया, ये तो पुराना पढ़ा है। तू क्या आंसर है इसका? फर्स्ट। कैसे? कैफे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे वैसे ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और फिर इससे ज्यादा किसको कहां से जरूरत पड़ेगी? सही है, इनर्ट गैस सबसे स्टेबल है भैया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में दम निकल जाएगा। तो बोलो अच्छा सेकंड केस में आओ, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा भी आसानी से निकल जाएगा। तीसरे में आओ, पहला निकलेगा आसानी से, दूसरा थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी लिटिल बस थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि केस भैया फुलफिल्ड सब शेल का है। और यहाँ लास्ट वाले में भी सेम मामला है। लास्ट वाले में यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा 3s2 से निकलेगा।
तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी, मान लो अगर यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकला है तो दूसरा 1500 में निकलेगा। तो देख लो डिफरेंस, यहाँ एक 25 है तो दूसरा 45 में निकल जाएगा, बहुत ज्यादा। यहाँ अगर एक 25 है तो दूसरा 250 में निकल जाएगा, 30, सही है। यहाँ भी ऐसे ही कर लो, 35 है तो 350 में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो डिफरेंस, सही है। ये सब हमने अपनी तरफ से वैल्यू मानी है, ऐसा होता नहीं है, ये अपनी तरफ से मानी हुई वैल्यू है। इनकी अपनी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जो एक्सपेरिमेंटली निकाली गई होगी। ये तो हम तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं, सही है भाई। तो बोलो एबनॉर्मल जंप कब आता है? जब बीच में क्या पड़ जाए। इस सवाल को लिख लो, देखो 2021 का सवाल है, पूरा सेकंड पीरियड लिखा है पूरा। तो तुम्हें सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमने बता ही दिया। और ये 2019 और 2021 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा खानदान दिया हुआ है इसमें, सेकंड पीरियड पूरा। हाँ भाई, नया टॉपिक लिख लिया सबने? बोलो आयनाइजेशन एनर्जी के भी कई नाम थे, यहाँ भी दो नाम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या दूसरा क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब नाम से देखो पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी, प्यार, सही है भाई। और दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब सुनो 2 मिनट पहले सुन लो भाई, इसका बेसिक सुन लो। इसमें इतना ज्यादा नहीं है जितना आयनाइजेशन एनर्जी में था, ये तो कल ही खत्म हो जाएगा। आज शुरू कर रहे हैं, कल खत्म कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जब कभी भी जो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन थी वही इसकी थी, थोड़ा सा चेंज होगा। बोलो वहां भी हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया था, यहां भी लेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम। वहां पर भी वैलेंस शेल की बात कर रहे थे, यहां पर भी क्या होगी, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। वहां पर एनर्जी देनी पड़ रही थी, यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं लिख देता हूं। मैं एक बात पहले ही बता दूं, कई बार एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी, कई बार एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी, लेकिन ये मजबूरी होती है, मजबूरी। ये तुम जबरदस्ती करा रहे हो, ये फिर क्या कराते होगे तुम, जबरदस्ती। जनरली जो अपनी मर्जी से होगा उसमें हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो होने दोनों काम है। बोलो आयनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा था, सिर्फ देनी पड़ रही थी, यहां पर दोनों काम हो सकते हैं, एनर्जी रिलीज भी होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी। लेकिन हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो पर्पस है वो एनर्जी को रिलीज कराना है, ना कि एनर्जी उल्टा तुम्हें देना पड़े। बात समझ में आ रही? इसीलिए हमने डेफिनेशन में सिर्फ क्या लिखा है, रिलीज। लेकिन आगे ये बात याद रहे, या आगे हम ये बात तुम्हें बता देंगे कि हमेशा रिलीज नहीं एब्जॉर्ब भी होगी। भैया लिखो मत लिखा करो, पहले सुना करो। नया टॉपिक है, सुनो, ये समझ में आएगा तुम्हारे। ये मैंने एक आइसोलेटेड एटम लिया हुआ है और यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा। जब इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ा तो एनर्जी रिलीज हुई, और बोलो जब एनर्जी रिलीज हुई तो बोलो इसी को मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोलो क्या सही है? बोलो ये सही है ना बात? अरे बोलो सही लिखा है मैंने। बोलो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे? अरे नहीं बोलोगे, सॉलिड है ये, देख लो आंखें खोल के, ये सॉलिड है। एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस। तो अभी नहीं बोलोगे, लेकिन अब मैं सोचा लिक्विड लिख दूं, तुम बोलो बोलेंगे तो मैं लिक्विड लिख दूं, तुमने कुछ बोला ही नहीं, स्मार्ट खेल गए। सही है भाई? अरे बोलो यार, अब बोल देंगे, अब बोलेंगे। अब सुनो, अब कोई भी एटम है, कोई भी एटम, उसकी दो टेंडेंसी हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, या फिर नहीं करेगा। रिपेल उपेल मत बोलो, तुम तो ये कहो या तो अट्रैक्ट करेगा या हाँ या ना, सही है ना? बीच वाला सीध नहीं, या तो हाँ या ना, ठीक है ना? स्टैंड बाई मोड नहीं। तो या तो अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, या तो अट्रैक्ट करेगा या अट्रैक्ट नहीं करेगा, दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही चीजें। अब सुनना ध्यान से, कब अट्रैक्ट करेगा और कब अट्रैक्ट नहीं करेगा। मान लो यहां पर एक एटम है, सही है, इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, सही है। बल्कि मैं सीधे 7 बनाता हूं, 2 S में और 5 P में, ठीक। अब मुझे ये बताओ, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड होना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं ऐड हो जाऊं, तो बोलो क्या ये अलाउ करेगा इसे, या इस आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा? हाँ करेगा।
क्यों करेगा? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा, वैसे ही भाई साहब शेल क्या हो जाएगी? कंप्लीटली फिल्ड। और कंप्लीटली फिल्ड ही क्या है, क्या होती है? स्टेबल। भैया इस एटम का मकसद ही जीवन का ये है कि इसकी शेल क्या हो जाए। हर कोई स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी आ जाए, सही है ना? तुम्हारा नाम ले रहे, तुम तो एक्सेप्शन हो, तुम तो एक्सेप्शन हो, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। हर चीज का एक्सेप्शन होता है ना। तो ये जो हमने एक बात कही कि हर बंदा स्टेबल होना चाहता है, हर चीज चाहती है स्टेबल हो जाए, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन नहीं बता रहे तुम्हारे अलावा ना। अबे मेरा नाम कौन ले रहा है? सही है भाई। खैर तुम भी स्टेबल ही होना चाह रहे, तो हर कोई चाहता है स्टेबल हो जाए। हर किसी की अपनी अपनी डिमांड होती है स्टेबल होने की। तुम्हारी डिमांड है कि एग्जाम क्रैक हो जाए, सही है ना? इनकी डिमांड क्या है? कि शेल पूरी हो जाए। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बोलो शेल, और उस खुशी में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी, खूब सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही है, वही एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसके बाद तुम देखो, मान लो यहां कोई एटम और इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन। अब कोई और इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहता है, इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, ऐड होना चाहता है, तो बोलो क्या ये आने देगा? क्या ये अपने अंदर इसको ऐड कराएगा? नहीं। बोलो ये किसकी शक्ल लग रही है तुम्हें? ये कौन है? नाइट्रोजन। अरे नियोन कौन बोला है? 7 इलेक्ट्रॉन तो हुए, 2 और 5 7। हाँ, नजर नहीं आ रहा है? और पीछे बैठो, एसी पे बैठ जाओ तुम, सही है, वहां से सही दिखेगा। ये कौन सा एलिमेंट है? ये कौन सा है? अरे फ्लोरीन। भैया यहाँ 2 और यहाँ 7, 9 नहीं हो गए? तो बताओ यार, बोलो फ्लोरीन है। ये है फ्लोरीन। और ये क्या है भैया? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ऐसे सुनो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 7 इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। अब देख के क्या करना है तुम्हें? क्या करना है देख के? अब सुनो, यहां 2 है, यहां 5 है। अब देख के क्या करना है? बता तो रहा हूं, 2 और 5 है, सही है ना? बोलो यार, तो ये नाइट्रोजन है। अब बोलो नाइट्रोजन चाहेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो? नाइट्रोजन पहले से ही स्टेबल है। नाइट्रोजन, और जो पहले से ही स्टेबल होगा वो किसी बाहर वाले को बाहर वाले को तो वो आने देगा जो स्टेबल। अरे तो मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जरा समझ ले तो भाई, वो पहले से ही स्टेबल है, उसके पास पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों चाहेगा कोई और इलेक्ट्रॉन आए और आगे हमारी स्टेबिलिटी को खराब करे? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड होने और यहाँ आओ राजा, बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आते ही क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी। यहाँ पे शेल कंप्लीट हो जाएगी, तो भैया आने देगा वो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन। अब अगर तुम जबरदस्ती आना चाहो, तो देखो, पहले जब जरूरत थी, डिमांड थी, सुनते रहना ध्यान से, जब डिमांड थी, जरूरत थी, तो इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी ऐड किया था, एनर्जी रिलीज हुई थी। लेकिन यहां पर ये नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन ऐड हो, यहां पर ये नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही बात है कि अगर जबरदस्ती होगी तो इलेक्ट्रॉन तो ऐड होगा, होकर ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगी, भाई साहब। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो यार। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे, उल्टा मिलेगा स्कॉलरशिप के नाम पे, जितनी फीस जमा करोगे उससे ज्यादा मिलेगा स्कॉलरशिप के नाम पे। और प्राइवेट में जाओगे तो उल्टा देना, और थोड़ा बहुत नहीं बात समझ में आ रही? थोड़ा बहुत नहीं देना है, भर भर के देना है। बोलो यार वही कुछ सीन है। तो यहां जरूरत थी, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन यहां तुम जबरदस्ती चाह रहे हो, वो बेचारा पहले से स्टेबल है, अब वो नहीं चाहता कोई और इलेक्ट्रॉन ऐड हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो अब तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगी। खैर, अब लिखो मत रिद्धिमा, लिखो मत। अब एनर्जी जो देना पड़े, अब 2 टर्म है, यहां पर बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों क्या है। इसकी जरा मैं कंफ्यूजन तुम्हें दूर कर दूं। जब मैं बात करूंगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, जब किसी तुम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, तो अगर हम तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, 0 बता देना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? 0। यानी हमारा जो मकसद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाने का, वो क्या है? एनर्जी रिलीज हो। यार मकसद क्या है? मकसद मकसद क्या है? एनर्जी रिलीज। और यहां तो उल्टी एनर्जी देनी पड़ रही है तो ऐसे में मैं क्या बोल दूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, भैया हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई, तो पढ़ाई तो सबकी,
मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सबकी पढ़ाई, लेकिन वो थी किसके लिए? वो थी मेटल के लिए। अब हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पढ़ाएंगे सबके लिए, है किसके लिए? नॉन मेटल। प्रॉपर्टी किसकी है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी जनरली रिलीज होती है। तो हम तो तुम्हें वही केस पढ़ाएंगे जहां एनर्जी रिलीज होगी, जहां देनी पड़ जाए तो वहां हम तुमसे कहेंगे कि भैया यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, बात खत्म। सही है। लेकिन अंदर का हाल तुम्हें पता है, खबर का हाल मुर्दा जानना है, तो वो तुम्हें पता है कि अंदर का हाल ये है कि भैया जबरदस्ती गए तो जबरदस्ती जाने के लिए एनर्जी देना पड़ी। अरे बोलो यार। अब दो बातें यहां सुनना ध्यान से, एक तो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है। जब कभी भी वर्ड एंथैल्पी यूज हो, एक चैप्टर आएगा हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, थर्मोडायनामिक्स, थर्मो, वहां डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी पढ़ेंगे हम, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। थर्मोकेमिस्ट्री पूरा एंथैल्पी ही तो है। तो बोलो यार। और थर्मोडायनामिक्स में भी तुम्हें एंथैल्पी पढ़ना है, उसमें भी पढ़ना है। तो जब भी वर्ड यूज होगा एंथैल्पी तो वो एक मोल के लिए होगा। जल्दी बोलो। जब भी एंथैल्पी वर्ड यूज होगा किसके लिए होगा? और एंथैल्पी वर्ड अगर यूज होगा जो थर्मोडायनामिक्स की टर्म्स और कंडीशन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल। जैसे समझो ध्यान से, मैंने कहा इसमें एक इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है फ्लोरीन में। फ्लोरीन स्वागत करेगा, कहेगा हाँ आ जाओ, वेलकम, आपका स्वागत है, आइए। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा और ऐड होगा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज। मैंने कहा मान लो 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक, 100 किलो जूल एनर्जी। अब बोलो ये क्या है? ये जो 100 किलो जूल है ये है क्या? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या कह लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों है। अरे दोनों ही है ना। अब जब तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब तुम्हें यहां थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे इतनी मिली यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गई। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतनी एनर्जी तुम्हें निकली है तो तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 100 किलो जूल है। अरे बोलते रहो भैया। लेकिन जब वो तुमसे कहेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मुझे बताओ थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस कौन सी होती है? दो तरीके की प्रोसेस होती है, मैं बता देता हूं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एनर्जी देना पड़ती है, एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। और भैया अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच। तो ये जो तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 100 किलो जूल बोल रहे हो, जब इसी को मैं डेल्टा एच ईजी लिखूंगा फॉर 1 मोल, तो बोलो इसको माइनस 100 किलो जूल लिख दूंगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो यार, बोलो। ये बात हुई फ्लोरीन के लिए, ये किसके लिए हुआ? क्या इतनी ही होती है वैल्यू? ना भाई, मैंने अपनी तरफ से मानी है। सही है, होती तो कुछ और होगी, एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा ही सबके पास। फिर चलो फ्लोरीन के बाद मेरा मन हुआ क्लोरीन का लिखने का। तो मैंने कहा कि चलो क्लोरीन का मान लो 200 किलो जूल है। क्लोरीन की कितनी है? तो ये प्लस में जो है, प्लस में, तो भैया वो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और मैंने कहा यार अब मैं इसको लिखना चाहता हूं थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो मैं डेल्टा एच क्या लिख दूंगा? नेगेटिव। सही है, मैंने लिख दिया। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं, कहीं पर भी आए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो प्लस माइनस के चक्कर में कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपल है, घर वाली भाषा में बोल रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स को यहां बीच में लेके नहीं आना है। पूरे बात समझ में आ रही है? यहां सिंपल बोल रहे हैं कि भाई सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है, तो एनर्जी अगर रिलीज हुई है तो हमने कह दिया भैया प्लस की 100 रिलीज हुई है। सही है। अरे बोलो यार, मेहमान तुम्हारे घर आए, 500 रुपया तुम्हें देकर गए, 500 रुपया मिला तो प्लस ही तो कहोगे उसे। क्या भाई प्लस में चलना है 500 रुपया? सही है ना? वापस ले लिए, अब भी ले लेते हैं क्या? अब भी घर वाले पैसे ले लेते? क्यों इधर में अब मिलते नहीं है तुम्हें? जीवन कठिन हो गया ना, जीवन कठिन। जो सबसे छोटा होता है उसे पैसे मिलते हैं। क्यों भाई? सबसे छोटे को मिलते नहीं मिलते? सही है। तो जो अभी सबसे छोटा होगा घर में मिलते होंगे, थोड़े बहुत तो मिल जाते होंगे। हाँ, ईद उद पे तो मिल जाते होंगे सब। सही है भाई, ठीक। अब बड़े वालों के पास तो एक ही दिन में पैसा आना है बढ़िया, किसी दिन।
समझ रहे हो? एक दिन आएगा हाथ पे अच्छे खासा पैसा रख के कोई जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो खैर, आओ देखो, आधे लोग समझ ही नहीं रहे। हाँ, बात होगी ना सिंपल भाषा, इधर इधर सिंपल भाषा में तुमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन, अरे रिश्ता उश्ता आता है, पक्का होता है, पैसे रख के आते हैं हाथ में रख के। अब तो वही होगा। मेरी तरफ क्यों देख रहा? सही है ना? मीम मीम नहीं बनती कि वो लड़की रिश्ते वाले जो है रोड देख के वापस चले गए कि जब रोड इतना खराब है तो लड़का कितना खराब होगा। नहीं, इस तरह मीम नहीं देखते हो तुम? कोई बात नहीं, आओ इधर। तो भैया सिंपल भाषा, ठीक। लेकिन जब तुम थर्मोडायनेमिक्स, अरे इधर, जब तुम थर्मोडायनेमिक्स टर्म में आ जाओगे तो भैया अब तुम्हें बोलना पड़ेगा कि -200 किलो। अब मेरा सवाल, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा? क्लोरीन या फ्लोरीन? क्लोरीन या फ्लोरीन? सोच लो एक बार। माइनस में है, माइनस में है, सोच लो। अब भी क्लोरीन है आंसर। अब क्या हो, एकदम से बदल गया तुम्हारा आंसर, क्या? फ्लोरीन। क्योंकि तुम देख रहे हो -100 और -200 कौन बड़ा है? माइनस का। इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये काम थर्मो में करना। बात समझ में आ रही है? बस यही तुम्हें क्लियर कराना है। तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है भैया। साइन तो थर्मोडायनेमिक्स की वजह से आया है। साइन किसकी वजह से आया? तो उसको वही छोड़ दो, तुम तो वैल्यू देखो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है भाई? जब डेल्टा एच ईजी कहना पड़ा, मजबूरी में मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। आम भाषा में तो यही है कि जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो 200 मिली, और जब फ्लोरीन में ऐड किया था तो 100 किलो जूल निकली। तो बोलो ज्यादा तो कहां निकली? तो ज्यादा तो कहां होगी? माइनस मुझे मजबूरी में लगाना पड़ा, क्योंकि उसने मुझसे क्या पूछ लिया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फिर मुझे थर्मोडायनेमिक्स के रूल को फॉलो करना पड़ा। लेकिन तुम ऐसे सोचो, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो एक जगह 100 रिलीज हो रही है, एक जगह 200, कहां ज्यादा रिलीज हो रही है? तो आंसर भैया कौन सा ज्यादा? क्लोरीन का ज्यादा। तो सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम से आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधे सीधे प्लस में ही आएगा सब। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम पर आए तो तुम्हें याद रखना है भैया, माइनस साइन तो सिर्फ इसलिए है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हमें रूल फॉलो करना है थर्मोडायनेमिक्स का। अदरवाइज जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? सही है, चलो खैर, फिर आगे कल ही बताऊंगा मैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? आगे इसके फैक्टर वेक्टर हैं बस, और कुछ ज्यादा नहीं है।